So, hello students, how are you guys? Welcome Rampal, Shivam. So, welcome Shivam, Sanya, Anjali, Abhinav, Harpal Singh Jadeja. शशांक, दिव्या, हेलो गाइस। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। माय नेम इज़ CS मयंक अग्रवाल एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड लॉ सब्जेक्ट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी ने कल से सुपर रिवीजन बैच चालू किया जिसमें मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। तो आज उसका दूसरा दिन है जिसमें हम लोग नेशनल इनकम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों के इस पर्टिकुलर चैप्टर का दो बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है या बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो आज इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑल्दो ये सुपर रिवीजन बैच है जिसमें हम लोग फास्ट मोड में सारा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को और इसके बाद जो कल जो टॉपिक होने वाला है नॉर्मल रेसिडेंट, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज CS मयंक अग्रवाल एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड टीचर बाय पैशन एज वेल एज ऑक्यूपेशन. I have completed my MCom in Business Policy and Corporate Governance. I am having a teaching experience of more than 8 years and currently working as a faculty of Economics, Business Studies and Law subjects. So guys, this is all about me. Just give me 2 minutes. मैं स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा आ रहा हूँ तो ओके फाइन, चलिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो द टॉपिक नेम इज डोमेस्टिक टेरिटरी। फाइन, डोमेस्टिक टेरिटरी। पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। Oh, that's great, Prabhjeet. Very good. चलिए, ऑल ऑफ यू बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आप क्या समझते हैं। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया। पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। वेरी गुड शिवम। अभिनव ने कहा पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। और पार्ट ऑफ द लैंड, बिल्डिंग्स, वाटर एटसेट्रा इंक्लूडेड। अच्छा, सानिया ने कहा गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द लोकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। बेटा मैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पूछ रहा हूं। चलिए, जनरली जब भी जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, अगर उनसे आप डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पूछोगे तो वो यही कहेंगे पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो पहले तो मैं आप लोगों का जो जनरल डेफिनेशन है, जो आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका जो है ये इंडिया का मैप है।
ठीक, मैंने ड्रॉ किया है और लकीली परफेक्ट बना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये इंडिया का मैप है, और अगर आप इंडिया के मैप का ये बाउंड्रीज देखोगे, अगर आप ये बाउंड्रीज देखोगे तो ये जो सारे बाउंड्रीज हैं ये पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूं तो उसमें ये सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं आएगा, इसके अलावा भी कोई कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, कुछ एरियाज इंक्लूड किए जाएंगे और कुछ एरियाज को एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब ये कि ऑल्दो ये पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां तक आप ये बॉर्डर देख रहे हो रेड कलर का, वो बॉर्डर के अंतर्गत आने वाले सारे एरिया पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इनमें से कुछ चीजें जो है उनको हम लोग स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे, कुछ चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड करेंगे। तो आइए समझते हैं किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है और किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसा कि मैंने कहा, जनरली हम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री से। क्या समझते हैं बेटा, पॉलिटिकल बाउंड्री। Domestic territory means the political boundary of the country, but for the purpose of calculating national income we have to include some of the areas and exclude some of the areas. इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी और एक्सक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो पूरे विश्व में जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट चलता है उसने इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन कैपिटल एंड गुड्स सर्कुलेट फ्रीली। इसका मतलब ये है, डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और उसके अंतर्गत सभी लोग, सभी गुड्स और पैसा फ्रीली मूव हो सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। अभी सवाल ये उठता है कि सर इसका कोई एग्जाम्पल देके समझो। हर एक पॉइंट एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए कि ये गुजरात से, ठीक, गुजरात से मान लीजिए किसी को महाराष्ट्र जाना है, ठीक, गुजरात से किसी को महाराष्ट्र जाना है। मुझे एक बात बताइए, क्या वो फ्रीली गुजरात से महाराष्ट्र जा सकता है, हाँ या नहीं? क्या वो फ्रीली महाराष्ट्र से गुजरात जा सकता है? तो आपका आंसर होगा यस, ही कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज इट इज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री विद इन विच द गवर्नमेंट हैज द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, फाइन। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई दैट डोमेस्टिक territory is a territory which is administered by the government within which the person's capital and the goods circulate freely। ठीक, दूसरा, इसके अलावा कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है, जिसमें पहली चीज़ है इट इंक्लूड्स एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बेटा? इट इंक्लूड्स airspace, territorial waters and continental shelf lying in the territorial waters over which the country enjoys exclusive rights। अदिति बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसी टेरिटरी होती है जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और उस एरिया के अंतर्गत कोई भी पर्सन, गुड्स या कैपिटल फ्रीली मूव हो सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, सो इट इंक्लूड्स एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी समझना, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में हम लोग समझेंगे। ये जो है आपका जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, बिल्कुल ध्यान से समझना और लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक, ठीक, अब ये जो जमीन है इसके ऊपर
एयर स्पेस है और इसके नीचे समुद्र है, इसके नीचे सी बेड है। ठीक, अभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि इस बेस लाइन से जब हम कुछ एरियाज मेजर करते हैं बिलो द सी लेवल, तो उसके अंतर्गत भी हमारा एरिया होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, यह आपका बेस लाइन है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक मेजर करने पे जो एरिया आता है उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेरिटोरियल वाटर। कई बुक्स में आपको टेरिटोरियल वाटर दिखेगा, कई फैकल्टीज इसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं। टेरिटोरियल वाटर आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा। तो अब इसका रेलेवेंस क्या है? इसका रेलेवेंस ये है कि जिस तरीके का कंट्रोल गवर्नमेंट का अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होता है, उसी प्रकार का पावर उसका 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है इन द सी। तो कहने का मतलब ये है कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया होगा दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उससे थोड़ा और आगे हम लोग जाएंगे तो इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा उसको हम लोग कहते हैं कंटिजियस जोन। क्या कहते हैं बेटा? कंटिजियस जोन। कंटिजियस जोन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जिसमें गवर्नमेंट का टैक्सेशन से रिलेटेड पावर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम्स लॉ। हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। कस्टम्स लॉ होता क्या है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी सामान भेजते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और जिस भी तरीके का कस्टम्स लॉ होता है उससे रिलेटेड जो भी पावर्स है वो इस 24 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में गवर्नमेंट के पास होता है। और इससे अगर बेस लाइन से मैं 200 नॉटिकल माइल्स तक मेजर करता हूं तो उस एरिया को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं बेटा? उस एरिया को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तो टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल्स कंटिजियस जोन और 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस केस में आप लोगों के पास क्या क्या पावर होगी जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करूं? तो ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें देश के पास एक पावर होती है कि वो वहां से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये कि जो भी ऑयल है, गैस है, ये जो भी एक्सप्लोरेशन है वो वहीं से गवर्नमेंट करती है। कहने का मतलब ये है कि इतने एरियाज गवर्नमेंट के टेरिटरी के अंतर्गत आएंगे। अलग अलग पावर्स अलग अलग दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस दीज वाटर एरियाज, और इसके ऊपर का भी जो एरिया है दैट इज एयर स्पेस, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर मैं मैप में दिखाऊं इंडिया के, अगर आपको प्रॉपर देखना है तो यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये इंडिया है, ठीक, दिस इज इंडिया। इंडिया के ये मान लीजिए ये बेस लाइन है, ठीक, दिस इज योर बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से हम लोग मेजर करते जाएंगे। 12 नॉटिकल माइल्स हमने मेजर किया, 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ टेरिटोरियल वाटर, ठीक। उससे 24 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा बेटा? आपका कंटिजियस जोन। और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है? आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर से जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा इंडिया है समझ लीजिए। मतलब इसमें गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग पावर्स है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे आइलैंड्स जो हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सभी आइलैंड में आइलैंड के चारों ओर जो भी 200 नॉटिकल माइल्स तक एरिया है वो भी हमारे अंतर्गत आता है, ठीक। इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका अलग अलग नाम इंटरनेशनल लॉज के तहत दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि अलग अलग नाम नहीं देंगे तो पावर कैसे निर्धारित करेंगे कि ये कौन सा एरिया है, इसके बाद वाला कौन सा एरिया और इसके बाद वाला कौन सा एरिया है।
ठीक, तो ये जो है ये आपका क्या होगा बेटा, टेरिटोरियल वाटर्स। और इसके आगे जो होगा इसको हम लोग कहते हैं हाई सीज। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं हाई सीज और ओपन सीज और इंटरनेशनल वाटर्स। इस एरिया में सभी देशों का समान अधिकार होता है, ठीक है। इसके तहत कोई भी आ जा सकता है, इसमें कोई भी रोक लगा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन इन सभी एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होगा और उसमें भी पावर अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या पावर होगा, 24 नॉटिकल माइल्स तक क्या पावर होगा और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या पावर होगा। इसके अलावा एक और वर्ड आता है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है बेटा। तो अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ज्योग्राफी का, इवन मेरे को बहुत कम नॉलेज है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होगे तो पहले आपका जो आता है लैंड मास से अगर देखो तो ये तो प्लेन आता है, प्लेन से थोड़ा ऊपर जाओगे तो प्लेट्यू आता है, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो माउंटेन आता है। उसी प्रकार से जब आप सी के नीचे जाओगे तो ये देखिए ये लैंड मास है, लैंड मास, ठीक है। लैंड मास जब एक्सटेंड हो जाता है, सी के अंतर्गत जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो जो लैंड एरिया जो थोड़ा बहुत सी के अंतर्गत होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ठीक। यहां तक सभी लोगों का क्लियर है। अब इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये देना चाहूंगा कि अब देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में 200 नॉटिकल माइल्स तक का गैप नहीं होगा, या हो सकता है। सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए कि किसी भी दो कंट्री के बीच में इतना बड़ा एरिया नहीं है, 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया नहीं है, तब क्या होगा? तो बेटा होता क्या है कि इन दोनों, मान लीजिए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में 18 नॉटिकल माइल्स का क्या है, एरिया है, ठीक है, गैप है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग आधा आधा बांट लेंगे, 50-50 बांट लेंगे। मतलब ये जो एरिया है इसका 50% मतलब 9 नॉटिकल माइल्स इंडिया का पावर होगा और इधर से 9 नॉटिकल माइल्स श्रीलंका का पावर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दैट इट इंक्लूड्स एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ लाइंग इन द टेरिटोरियल वाटर ओवर विच द कंट्री एंजॉयज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स, ठीक। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग फास्ट मोड में रहेंगे, अभी बिल्कुल ध्यान समझना। सबसे पहला, अब मैंने कहा है कि टेरिटोरियल वाटर्स के अलावा कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा। क्या क्या वो चीज़ें होंगी, आइए समझते हैं। Ships and aircrafts owned and operated by the normal resident between the two or more countries. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है नॉर्मल रेसिडेंट। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नेशनल इनकम, उनको पता होगा कि ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कल तक का वेट कीजिए, कल इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन में लूंगा, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेसिडेंट जो है, नॉर्मल रेसिडेंट, इसको अभी आप समझ लीजिए भारत का रहवासी, भारत का निवासी समझ लीजिए, ठीक। अभी समझना, मधु कुमारी आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा जो मैंने अभी पढ़ाया है, लेकिन आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए दे रहा हूं। और इन केस अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हुई तो आप इतना डिटेल नॉलेज आपको मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा है डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। टेरिटोरियल वाटर आप लोगों ने समझ लिया, अभी समझना कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। क्या इंक्लूड किया है, इधर देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, फाइन। दिस इज चाइना। अब मान लीजिए कि चाइना से ऑस्ट्रेलिया एयर इंडिया का कोई एयर इंडिया, अब एयर इंडिया जो है वो भारतीय कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। एयर इंडिया किसकी कंपनी है बेटा, इंडिया की कंपनी है, ठीक। तो इंडिया की जो कंपनी है वो
अपना प्लेन चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उड़ाती है, ठीक, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. So that aircraft is operated by the normal resident of India. Therefore, this Indian airline will be included in the domestic territory of India, although it is not within the geographical boundary of India. I hope you understood. Within the political boundary of the country. तो आप समझिए कि वो जो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस है या इंडिया की कोई शिप है, वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में अगर ऑपरेट हो रही है, लेकिन उसको ऑपरेट कर कौन रहा है, इंडियन रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत. आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक. उसके बाद दूसरा, तो एक एग्जांपल, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. फॉर एग्जांपल, एयरप्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आर अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. इट एक्सक्लूड्स एम्बेसी. अच्छा, दूसरा अभी समझना. दूसरा है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का पावर होता है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या कर सकता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर सकता है. तो ये जो है, ये बड़े बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. इनकी मदद से क्या किया जाता है, समुद्र से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, नेचुरल गैस निकाला जाता है, और इन सभी के ऊपर अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, या उस पर्टिकुलर कंपनी को का होता है जिसने भी इसको एक्सट्रैक्ट किया है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस. तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑल्दो इट इज नॉट विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बट स्टिल इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द country. So fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platform operated by the normal resident of a country in the international water where they have exclusive rights of operation. ठीक. तीसरा की अगर मैं बात करूं, embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. अभी एक एक वर्ड को डिटेल में समझते हैं, ठीक. चलिए, कितने, अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहूँगा, कितने लोग एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी का मतलब समझते हैं? ऑल ऑफ यू, यस प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेसी? एनीवन? Yes, hello, all of you. सेकेंड एक और बता दूं, एक मिनट. Fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the normal resident of a country in the international water where they have exclusive right. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है, इतने एरिया के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि कोई इंडियन फिशरमैन या कोई भी इंडियन कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करती है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालती है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा. क्लियर है बेटा? फाइन. शिवानी, आई होप ये क्लियर होगा. चलिए अभी ध्यान से समझिएगा. तीसरा, एम्बेसी का मतलब मैंने पूछा था तो बताया है इंडियन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन फॉरेन, the representative of our country in other countries to help our natives. very good शिवम, very good बेटा. अभी समझना, बिल्कुल आप लोगों ने सही किया. तो अगर एम्बेसीज के साथ साथ एक और वर्ड आपने, आपका नॉलेज
आज बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ध्यान से सुना। आप लोगों ने 2 वर्ड सुना होगा, एम्बेसीज और हाई का फ़र्क क्या है? यस, हाई कमीशन और एम्बेसी में फ़र्क क्या होता है? उच्चायोग, दूतावास, यस ऑल ऑफ यू, कोई फर्क है या एक ही है? यस, फर्क है। चलिए मेरी बात को ध्यान समझना। ध्यान से सुनना। क्या होता है कि कुछ कंट्रीज जो ब्रिटिशर्स की गुलाम रह चुकी है, उनको उनका एक ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ। क्या कहते हैं बेटा? कॉमनवेल्थ। ठीक, कॉमनवेल्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, जो इन देशों का जो भी इनके बीच में खेल हुआ उसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। तो इनको, हाँ, बट डोंट नो, आई विल टेल यू टुडे। सो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती है, ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, जो कभी ना कभी किसकी गुलाम रह चुकी है बेटा? ब्रिटेन की गुलाम रह चुकी है। हालांकि अब धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो रही है और कुछ ऐसे कंट्रीज भी आ रहे हैं जो कभी ब्रिटेन की गुलाम नहीं रहे हैं, फिर भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंतर्गत आ रहे हैं। और कुछ ऐसी कंट्रीज जो ब्रिटेन की गुलाम रही है लेकिन कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, उदाहरण के तौर पे यूएसए। तो उस केस में एक देश में, नहीं बेटा मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। वेल, मैं एक देश में है, एक देश के बाहर है, ओके फाइन। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होती है, अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसी दूसरी कंट्रीज में अपना ऑफिस क्रिएट करती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाई कमीशन। क्या कहते हैं बेटा? हाई कमीशन। और कोई भी दूसरी कंट्री जो अदर देन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वो अगर किसी कंट्रीज में क्या करती है, अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अदर कंट्रीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बेसीज कहते हैं। ठीक, ये पहले तो वर्ड का फर्क समझ लो। ठीक, दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाई कमीशन एंड एम्बेसीज। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए मैप में वापस चलते हैं। अभी ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी देखिए, ये यूएसए है। ठीक, दिस इज यूएसए। अब यूएसए में हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक ऑफिस होगा। कहाँ? यूएसए में होगा। इंडियंस को जो भी परेशानी होगी यूएसए में, उसको हैंडल करने का काम कौन करती है? इंडियन एम्बेसीज, जिसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? इंडियन हाई कमीशन। क्या कहते हैं बेटा? हाई कमीशन। क्या कहते हैं? इंडियन हाई कमीशन। कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मतलब वो कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटेन की गुलाम रही है। जब कॉमनवेल्थ कंट्री, जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्री है, ब्रिटेन की गुलाम रही है, तो वो अगर किसी दूसरे देश में अपनी ऑफिस खोलती है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? हाई कमीशन। ठीक है, तो इंडिया का अगर मान लीजिए इंडियन हाई कमीशन कहाँ सिचुएटेड है बेटा? यूएसए में सिचुएटेड है, तो उसको हम लोग किसका पार्ट मानेंगे? इंडिया का पार्ट मानेंगे। ऑल्दो इट इज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ यूएसए। मेरी बात को समझना कि भले ही जो इंडिया का जो एक ऑफिस है वो यूएसए के एरिया के अंदर है, फिर भी उसको इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस इंडियन एम्बेसी पे भारत सरकार का कंट्रोल होगा। उस एम्बेसी में या उस हाई कमीशन में भारत सरकार का कंट्रोल होगा और उसके लॉज वहां पे अप्लाई होंगे। जो हाई कमीशन होता है या जो एम्बेसी होता है, उनका पावर इतना ज़्यादा होता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपके देश में कोई दूसरा देश बैठा हुआ है और वो देश का अपना एक अलग स्वतंत्रता है। हालांकि इस पर मैं नहीं जाऊंगा, ये
हायर टॉपिक में चला जाएगा। बट आप ये चीज़ को समझिए कि अगर मान लीजिए कि इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी सिचुएटेड है, चाहे वो चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, यूके हो, श्रीलंका हो। अदिति, एकदम सिंपल भाषा में समझो बेटा, इंडिया का कोई ऑफिस अगर दूसरे किसी कंट्री में सिचुएटेड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन एम्बेसी। ठीक है, वो किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया, हाँ या नहीं? इज इट क्लियर? हाँ या नहीं? ठीक, तो इंडिया का जो एम्बेसी है या इंडिया का जो हाई कमीशन है वो यूएसए में सिचुएटेड है। इट इज ऑल्दो विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, बट इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज द विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज इसके ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं वो इंडिया का होता है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। सो यहाँ पर जो मैंने कहा दैट एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड इन any other foreign country that will be considered as a part of domestic territory of India. So Indian embassy or high commission located in USA or any other foreign country will be a part of the domestic territory of India. Fine. अभी आगे बात करते हैं एक्सक्लूशंस की। अच्छा, एक और चीजें आएंगी। एक वर्ड आ रहा है कॉन्सुलेट्स। ठीक, अब ये कॉन्सुलेट्स क्या होता है? ठीक, कॉन्सुलेट्स क्या, बेटा हिंदी में ही बोल रहा हूं इतने देर से मैं, हे भगवान, हिंदी में ही बोल रहा हूं बेटा दिव्यांश। तो अब समझते हैं बेटा कॉन्सुलेट्स का मतलब क्या होता है। कॉन्सुलेट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अमेरिका की एम्बेसी है। तो जो एम्बेसी होती है या जो हाई कमीशन होता है वो जनरली कैपिटल में होता है, किसी भी कंट्री की कैपिटल में सिचुएटेड होता है। जैसे दूसरे देशों की जो एम्बेसीज है या हाई कमीशन है वो कहाँ सिचुएटेड है, नई दिल्ली में सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक, अब उनके छोटे छोटे ऑफिसेस कुछ प्रमुख शहरों में खोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोलकाता में खोला गया, ठीक है, इधर मुंबई में खोला गया, इधर एक साइड चेन्नई में खोला गया। ठीक, तो ये जो ऑफिसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सुलेट्स कहते हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया। तो कोई भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स अगर किसी दूसरे देश में लोकेटेड है तो उस दूसरे देश में लोकेटेड होने के बावजूद वो हमारी एम्बेसी मानी जाएगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है बेटा, राजधानी है, सरकार वहीं से चलती है, मतलब सरकार पूरे देश को वहीं से चलाती है। ठीक, आई होप ये इंक्लूजन बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ एक्सक्लूजन में आते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सक्लूजन है, दिमाग उल्टा चलाना, अभी जितना पढ़े हो उसको उल्टा कर देना। कैसे उल्टा करना है तो समझिएगा। अच्छा, एक और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, शुरू में देना चाहिए था। जब भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट की बात करो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बेटा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे कि समझना, इंडिया का एम्बेसी या हाई कमीशन यूएसए में सिचुएटेड है, चाइना में सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, श्रीलंका में सिचुएटेड है। ऑल्दो वो वहाँ के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत आता है, फिर भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। दूसरा, अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी हमारे देश में सिचुएटेड है, उदाहरण के तौर पे यूएसए, अगर मान लीजिए कि यूएसए की जो एम्बेसी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो ऑल्दो हमारे देश की ये पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत आती है, बट उसके ऊपर कंट्रोल किसका है बेटा, यूएसए का कंट्रोल है। उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, यूएसए का कंट्रोल है। तो ये जो है, ये अमेरिकन एम्बेसी क्या हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? क्या हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी या उस यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाएगा? ऑल ऑफ यू,
यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये आपको पहला चीज समझ में आया दैट एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एनी फॉरेन कंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ इंडिया located in any other foreign country that is within the domestic territory of India। अगर कोई दूसरे देश का एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हमारे देश में सिचुएटेड है तो वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, WTO लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो भले ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, WHO, WTO, UNO, ये सभी जो हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भले ही हमारे देश में सिचुएटेड है। मान लीजिए कि WHO का एक ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो ऑल्दो हमारे कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत आता है, बट स्टिल इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये चार्ट जो है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप जब भी मेरी क्लास में आएंगे और मेरी क्लास से जाएंगे तो आपको ये चार्ट अपने साथ रखना है। आप चाहो तो घर में ये चार्ट बना सकते हो, तभी रिवीजन का फायदा होगा बेटा। अगर आप सिर्फ आते हो और देख लेते हो लेक्चर और फिर चले जाते हो तो इसका कोई यूज नहीं होगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और तभी इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक? तो ये एक बार क्विक समरी आपको दे देता हूं। तो जनरल डेफिनेशन क्या कहती है? टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच द गुड्स, कैपिटल एंड पर्सन्स मूव फ्रीली एंड विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा, इट इंक्लूड्स, पहला क्या, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो शिप्स, एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए इंडियन एयरलाइन है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में ऑपरेट हो रही है, इट विल बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा, कोई भी फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हम विद इन द 200 नॉटिकल माइल्स अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो भी इंडिया के ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। कोई भी हमारे देश का एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे कंट्री में सिचुएटेड है, तब भी वो इंक्लूड किया जाएगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या क्या एक्सक्लूड होगा? तो कोई भी दूसरी कंट्री की एम्बेसी अगर हमारे कंट्री में सिचुएटेड है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर हमारे देश में सिचुएटेड है, तो वो सभी चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक? चलिए अभी देखते हैं कितने लोगों को कितना समझ में आया है। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर द एक्सरसाइज? कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये समझ में आएगा। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, गाइस सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा और इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे और प्रॉपर रीजन के साथ। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, अ रशियन कंपनी इन इंडिया। आपको ये बताना है कि ये जो सारी चीजें हैं ये डोमेस्टिक, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी या नहीं आएंगी। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, अ रशियन कंपनी इन इंडिया, बताइए ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया होगी या नहीं होगी? Yes, all of you.
हाँ या नहीं, दिस विल बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस और नो। पहला प्रश्न, आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं। यस ऑल ऑफ यू, कमेंट करो बेटा। पहला प्रश्न, द आंसर इज, someone is saying no, someone is saying yes. ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर है यस, इट विल बी इंक्लूडेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये कैसे सॉल्व होगा, आप मेरी बात को समझना। जब भी आपको प्रश्न पूछे क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग एक जनरल डेफिनेशन देखिएगा। सबसे पहले आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिएगा, क्या ये इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है? आप लोग खुद से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो क्वेश्चन दिया गया है वो विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया आता है। अगर आप बोलोगे कि हाँ, अगर आप बोलते हो कि हाँ ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है, जैसे रशियन कंपनी इंडिया में लोकेटेड है, तो आपका आंसर है कि हाँ ये विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है। फिर आप लोग ये चेक करो, क्या इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है क्या, वेदर इट इज एक्सक्लूडेड। याद है दो लिस्ट बताया हूं, एक्सक्लूड होगा या नहीं होगा, हाँ या नहीं, कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड होगी ये बताया हूं कि नहीं। तो आप लोग चेक करोगे वेदर इट इज एक्सक्लूडेड। अगर आंसर आता है यस इट इज एक्सक्लूडेड, तो आप लोग बोलोगे कि इट इज नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर उत्तर आता है कि नहीं इट इज नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, तो भैया ये एक्सक्लूडेड की डेफिनेशन में नहीं है, तो ये फिर क्या आएगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई बात समझ में, हाँ या नहीं। अभी देखो इसका आंसर कैसे मिलेगा आप लोगों को। रशियन कंपनी इंडिया में सिचुएटेड है, रशियन कंपनी इंडिया में सिचुएटेड है, ये आपको पता है, तो आंसर मिल गया कि यस इट इज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। क्या इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, मुझे बताओ। क्या कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा क्या अभी कि कोई भी फॉरेन कंपनी एक्सक्लूड की जाएगी, ऐसा कहीं हमने पढ़ा है क्या? दो ठोक जो हमने एक्सक्लूजन पढ़ा उसमें कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है कि वेदर एक्सक्लूडेड, द आंसर इज नो। सो इफ इट इज नो देन इट इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई बात समझ में, हाँ या नहीं। आया समझ में? इस तरीके से पहचाना जाता है। तो सीधा या सीधा नो, सीधा इंक्लूडेड सीधा एक्सक्लूडेड मत बोलना, ठीक। एक बार फिर से आप लोग प्रश्न पूछो, क्या विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है? तो हाँ, एक रशियन कंपनी जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, तो आपका आंसर हुआ यस। फिर आप लोग चेक करोगे क्या एक्सक्लूजन वाला लिस्ट जो अभी अभी मैंने बताया, अभी जो मैंने बताया कि भैया एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में आता है क्या? भाई दो चीजें एक्सक्लूड करवाया था, हाँ या नहीं। तो क्या एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में आता है? तो आप बोलोगे कि नहीं आता है। तो नहीं आता है अगर एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में, तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर आप बोलोगे कि हाँ ये तो एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में था, तो फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ये आपको चेक करना होगा। आई बात समझ में? जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई यूएसए की एम्बेसी, ठीक है, कोई यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है,
तो मुझे एक बात बताओ, यूएसए की एम्बेसी अगर इंडिया में होगी तो वो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में तो है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? मतलब ये कि यूएसए की एम्बेसी फिजिकली तो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में है, इंडिया के बाउंड्री के अंतर्गत है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। अभी अभी मैंने लिस्ट आपको पढ़ाया है कि उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया। तो इसी वजह से जब उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाएगा तो इट विल नॉट बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अभी दूसरा ठीक, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन आया वेदर इट इज पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आया तो आप पूछो क्या ये पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत है? आपको जवाब आया कि नहीं, ये तो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री, बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है, इट इज आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री। तो फिर आप पूछो अगर वो पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है तो क्या उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है क्या? वेदर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, अलग से उसको इंक्लूड किया गया है क्या इंक्लूजन वाले लिस्ट में? तो अगर हाँ इंक्लूजन वाले लिस्ट में तो उसको इंक्लूड किया गया है तो फिर वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, और अगर नहीं तो फिर वो आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। आई बात समझ में? अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। अभी समझो, मैं ही इसको पढ़ा देता हूं, आप लोग के माइंड से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रशियन कंपनी क्या पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत आती है? क्या इंडिया में उसका फिजिकल प्रेजेंस है क्या? तो बिल्कुल हाँ है। फिर आप चेक करो क्या एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में है क्या? तो ये एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में आपने चेक किया तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी जो इंडिया में सिचुएटेड है वो एक्सक्लूड की जाएंगी। आ रही है बात समझ में, हाँ या नहीं? यस और नो? तो पहले आप लोग चेक करोगे जनरल डेफिनेशन के हिसाब से, अगर आपको उत्तर मिलता है कि हाँ कि ये इंक्लूड, ये विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो फिर आप चेक करोगे क्या उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। अगर हाँ स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है तो फिर वो पॉलिटिकल बाउंड्री डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं आती है। और ठीक, और अगर एक्सक्लूजन वाले लिस्ट में नहीं है तो फिर आप बोलोगे कि अब ये विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है। आई होप ये क्लियर होगा। अब मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है तो फिजिकल प्रेजेंस तो है, मतलब विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री तो है, जनरल डेफिनेशन में वो आ रहा है, लेकिन क्या स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है? हाँ या नहीं? क्या स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, हाँ या नहीं? अरे यस और नो? क्या स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है उसको? यस। Embassies, consulates and military establishments which is of a foreign country is specifically excluded, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं आएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। थैंक यू दिव्यांश। अगला, एन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए, एन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए। तो इंडियन एम्बेसी यूएसए में सिचुएटेड है, मतलब वो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से तो बाहर है, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से तो बाहर है वो, लेकिन क्या उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है? तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। ये देख लो, तो वो इंक्लूड होगा। ठीक, यस इट इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट, अभी मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन मलेशिया, ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन मलेशिया।
अब इंडिया का बैंक मलेशिया में सिचुएटेड है, कहीं ना कहीं ये भी एक कंपनी ही है, ठीक, बैंक एक कंपनी है, वो मलेशिया में अपना ब्रांच खोला है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है? क्या इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है? क्या इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता है। क्या उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है क्या? तो तीनों को देख के समझ में आता है कि भैया ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इंडियन कंपनी का ब्रांच अगर किसी दूसरे कंट्री में सिचुएटेड है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से भी बाहर है और इंक्लूजन में भी नहीं आता है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर होगा। ठीक है, अगला रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इंडियन कंपनी है बेटा, इंडियन कंपनी है। उसने अपनी बिल्डिंग सैमसंग को दी जो साउथ कोरिया में है। कहां सिचुएटेड है बेटा? साउथ कोरिया में। तो इंडियन कंपनी की बिल्डिंग साउथ कोरिया में है। कहां है? साउथ कोरिया में। तो भैया क्या वो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है क्या? साउथ कोरिया क्या इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता है। फिर देखोगे क्या उसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है किसी भी तरीके से? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, उसको किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? नहीं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और लास्ट, कोई भी अमेरिकन कंपनी जो इंडिया में सिचुएटेड है, क्या बोला मैं? कोई भी अमेरिकन कंपनी इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो क्या वो विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री है? तो हाँ, वो इंडिया के बाउंड्री के अंतर्गत आती है। क्या आपको मिल गया? हाँ, आंसर मिल गया कि हाँ, इट इज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। फिर आप देखोगे क्या उसको स्पेसिफिकली बाहर निकाला गया है क्या लिस्ट से? एक्सक्लूड किया गया है क्या लिस्ट से? तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, इसको तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ या नहीं? तो आपको समझ आ गया कैसे चेक करना है? ये सिर्फ इसलिए मैं बताया ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, लॉजिकली समझो। जिसको लॉजिकली नहीं समझना है बेटा वो रट ले। ये लिस्ट मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है, ये लिस्ट मैं आपको दे दिया हूँ। इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार रटते रहो, और फिर आपको याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो फिर भगवान भरोसे। और अगर लॉजिकली समझ गए, जैसा आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लॉजिकली पूरा चीजें पढ़ाया हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। पहले खुद से क्वेश्चन देख के पूछो, क्या ये पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में आता है? आपको उत्तर मिलेगा हाँ, ये पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में आता है। तुरंत मत लिख के आ जाना यस, फिर पूछना अपने आप से, क्या इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है क्या? तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, तो फिर नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, नॉट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर आपको ये आंसर मिले कि नहीं, ये विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, तो आप क्वेश्चन पूछो, क्या इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है? तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, कि हाँ, इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है, तो वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे या ना लगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समझ में आना चाहिए आपको, और जब आप 1 घंटा इन्वेस्ट करो तो ऐसा ना लगे कि यार टाइम पास होके चला गया है। अगर कुछ चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा हो गई होंगी, आपको समझ में ना आया होगा, तो आप एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम आईडी है CS मयंक, जिसमें आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है बेटा, आप इसको देख लो एक बार, ऑल ऑफ यू एक बार। इट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एज इट इज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न था ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वाला, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एज इट इज
as any embassy of a foreign country is excluded from the domestic territory of a country where it is situated. ठीक, तीसरा था आपका इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए. तो इंडियन एम्बेसी इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एज इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मैंने रीजन भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है. अगर आपको ये अच्छा लगा होगा गाइस तो रोज मेरी क्लास में आइएगा, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसी प्रकार से तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. मेरा रेफरल कोड मयंक CS लाइव जरूर यूज कीजिएगा और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे. मेरा पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस, ये सब कुछ आपको मिलेगा और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे. प्राइस देख लो. तो अगर आप लोग 12th में हो और अगर अभी आपके 3 महीने बाकी है तो आप 3 महीने या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मात्र इतने रुपीस में, और ये आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे. बस मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा मयंक CS लाइव. आई नीड योर सपोर्ट गाइज. जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का.